Good morning, students. Today we will start with new subject that is called is BO, Business Organization, or Organization of Commerce and Management. So when you go to buy a book, check the name properly. Organization of Commerce, or you can say simply BO. The bookseller will understand. In this subject, we will learn each and everything about the business, types of business, scope of business, management of business, traditions of business, each and everything from A to Z of business, the whole ABCD about the business. So the chapter 1 is nature, purpose and scope of business. So start with the introduction. Economic activities keep trade and commerce alive all over the world. मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो पूरी दुनिया को ज़िंदा रखती है, ऐसा बोल सकते हैं। और जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया तब मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी, वही इसमें रिपीट होगी थोड़े से डिफरेंस के साथ। इन योर सिटी और विलेज अ पोटर, अ ब्लैकस्मिथ, अ वीवर, अ cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities। मतलब ये सब जो काम करते हैं, ये जो मैंने नाम लिए इसके गुजराती नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इसका मीनिंग आपको सर्च करना है। पोटर, ब्लैकस्मिथ, वीवर, कॉबलर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे आसपास के लोग ही है। तो ये जो सारे काम करते हैं उस काम के अगेंस्ट बदले में कुछ ना कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं? जो हम पैसा चुकाते हैं वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। Thousands of employees work in cities in small or big factories to get employment। सिटी या गांव में, शहर में, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर हजारों मजदूर काम करते हैं। All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income। ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कुछ पाने के ऑब्जेक्टिव से की जाती है। पाने का मतलब उसके अगेंस्ट या तो सैलरी, या तो रेम्यूनरेशन, या तो पैसा, कुछ भी, लेकिन कुछ पाने का उनका मकसद ज़रूर होता है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस यानी कि धंधा, ये चीज़ ऐसी है जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से की जाती है। Besides business, professions and employment are also the type of economic activity. Human needs are increasing continuously. Man has to perform economic activity to satisfy his needs. For example, farmer produces food grains, lawyer charges fees for representing a case in a court on behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं बिजनेस के अलावा, इकोनॉमिकल की एक्टिविटी कोई भी हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कुछ ना कुछ पाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फार्मर, किसान खेती करता है तो वो माल बाज़ार में बेचकर पैसा कमाने का उसका मकसद होता है। कोई वकील अगर केस लड़ता है तो उसका मकसद भी फीस के रूप में पैसा कमाने का होता है। कोई वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसका उद्देश्य भी पगार के रूप में पैसा कमाने का होता है। All these activities are called economic activity as the objective of these activities is the get monetary return।
मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं उसको मॉनिटरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। Some persons in society perform activities without aiming at economic benefits or monetary returns. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वही एक्टिविटी जो हमने ऊपर देखी, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट, उनका मकसद पैसा कमाने का नहीं होता है। विदाउट एमिंग एट इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनिटरी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल EG मतलब फॉर एग्जाम्पल A social worker is working with the aim of social service. A social worker मतलब कोई समाज सेवी अगर है जो लोगों की हेल्प करता है बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, तो वो सोशल सर्विस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। If a doctor provides free medical service with the motivation of social services, it is called non-economical activity. Why? Because there is no objective of economic benefit or monetary consideration. मतलब अगर डॉक्टर किसी की फ्री में सेवा करता है किसी जगह पर, अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। मगर किसी जगह पर कोई बाढ़ आई हो या कोई महामारी हो या कोई ऐसी तकलीफ हो तो वहाँ जाकर वो कुछ समय तक फ्री सेवा दी तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि उसमें उसका पैसा कमाने का कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स economical activity means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वही होगा जो हमने अकाउंट में देखा था कि जिसमें पैसा कमाने का, कुछ हासिल करने का, रिटर्न पाने का ऑब्जेक्ट होगा, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाएगी। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। इंसान को जीने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी ही पड़ती है, सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ये जो सारी चीज़ें हैं उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी कहा जाता है। कोई व्यापारी अगर बिजनेस करता है, खरीद कर बेचता है, कोई फार्मर अगर खेती करता है, कोई पोटर अगर पोट बनाकर बेचता है, कोई वकील केस लड़ता है, कोई डॉक्टर दवाइयाँ देता है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है। आपको लगेगा कि डॉक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, लेकिन डॉक्टर इकोनॉमी तो करता ही है, वो एक सर्विस प्रोड्यूस करता है और सर्विस के अवेज में वो रुपया कमाता है। तो ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी गिनी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ हमारे सब्जेक्ट। A person doing economical activity satisfies the need of others and gets economical benefits for him. कोई भी पर्सन हो जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डॉक्टर कहा, डॉक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन किसी और की ज़रूरत को पूरा करता है, तो इसे इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन ही गिना जाएगा। For example, a farmer by producing food grains, a weaver by manufacturing clothes, a carpenter by manufacturing furniture satisfy the needs of different classes of society and by this way get economical returns. तो फार्मर है, कारपेंटर है, कॉबलर है, वीवर है, ये जो सारी चीज़ें बनाते हैं वो सोसाइटी की किसी न किसी क्लास को चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारा ये जो नया ज़माना है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो सेंटर में है। नाउ वी विल लुक इनटू द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इज नाइदर मॉनिटरी रिटर्न
नॉर इकोनॉमिक गेन। तो ये जो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है उसमें ना तो पैसा कमाने का कोई उद्देश्य होता है, ना ही ऐसा कोई फ़ायदा पाने का उद्देश्य होता है, क्योंकि पैसा कमाना और फ़ायदा पाना दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक वकील जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेता है, डॉक्टर उसकी फ़ीस लेता है, ये भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। होता ऐसा है कि वो वकील जो डॉक्टर के पास जाता है वो दवाई लेता है, बदले में डॉक्टर का कोई छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करवा देता है। दोनों एक दूसरे से फ़ी नहीं लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे का काम कर देते हैं। तो इसमें मॉनिटरी रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमिकल गेन हुआ, दोनों का फ़ायदा हुआ, दोनों का काम हुआ और दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिला। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। लेकिन जिस चीज़ में, जिस एक्टिविटी में ऐसी कोई ऐसा कोई उद्देश्य न हो पैसा कमाने का या और कोई गेन पाने का, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। सम पर्सन इन सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटीज़ विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिकल गेन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल सर्विस इज कैरिड आउट बाय द सोशल वर्कर, नर्सिंग एक्टिविटीज़ बाय mother for her children, working of volunteer, propagating the unity of community, volunteers working in relief camps where the people are affected by natural calamities like earthquake, tsunami, etc. are called non-economical activities. The motivating factor for these activities are services to country or society. Feeling of these brings change in the life of a person. So ये जो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल सर्विस, सोसाइटी की सर्विस करना होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसी फीलिंग रखते हैं कि वो कुछ दूसरे पर्सन के काम आए। तो अगर कहीं पर किसी कुदरती होनारत हो जाती है, सुनामी, बाढ़ आ जाती है, धरतीकंप हो जाता है, तो वहाँ के लोग जो अफेक्टेड हैं उसकी सेवा करने के लिए जो लोग जाते हैं वो भी कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए नहीं जाते। कुछ रिलीफ कैंप ऐसे होते हैं सरकार के द्वारा, उसमें जो सर्विस देने जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, नर्सिस जाते हैं, वो भी कोई फ़ायदा लेने नहीं जाते। तो ये जो सारी चीज़ें होगी वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। दूसरी बात, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, जैसे हमने अकाउंट में पढ़ा था कि एक समय पर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है और दूसरे समय पर वही एक्टिविटी उनके लिए नॉन इकोनॉमिकल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर नर्सिंग हर सन, एक औरत जो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है वो वहाँ पर सैलरी पाती है, तो उसका ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल में काम करने का क्या होगा? सैलरी पाना, पगार पाना। तो वो उसके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। वही औरत अपने घर में अपने बच्चे को या तो किसी अपने पास पड़ोस के बच्चे को जस्ट फॉर रिलेशन नर्सिंग करती है, कुछ दवाइयाँ देती है या ड्रेसिंग करती है, ऐसा कुछ भी करती है, तो उसमें उसका कोई इकोनॉमिकल गेन नहीं होता है। वो अपने बच्चे के प्रेम के कारण या आसपास के रिलेशन के कारण वो ये काम करती है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नाउ difference between economical activity and non-economical activity. There are total 4 points of difference here. First one is objective. तो ऑब्जेक्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या होगा? मॉनिटरी रिटर्न पाना। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में उसका एक ऑब्जेक्ट मॉनिटरी नहीं होगा लेकिन सोशल सर्विस का होगा। एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में प्रॉफिट, सैलरी, वेजिस, फीस, ऐसा कुछ भी इकोनॉमिकल बेनिफिट पाना हो उसका एक्सपेक्टेशन होता है। और सोशल सर्विस में, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जस्ट काम करने का उसका उद्देश्य होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। टाइप्स, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का बेसिक 3 टाइप्स है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का कोई टाइप नहीं होता। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, उसमें रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। वो कैसे कि अगर हम कुछ बिजनेस करते हैं तो हर वक्त हमें मुनाफा ही होगा, फ़ायदा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी लॉस भी जा सकता है और फ़ायदा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी भी है और रिस्क भी है। सोशल सर्विस में ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सो जैसे हमने डिफरेंस पढ़ते वक्त देखा, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसमें एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों को हमें बहुत डिटेल में देखना और समझना है। तो जैसे कि हमने देखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला है बिजनेस, लेकिन वो सबसे मेन है, डिटेल में उसमें जाना होगा, तो उसको हम बाद में रखते हैं। हम पहले देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग क्या दिया हुआ है? अ पर्सन विथ स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन renders services and in return receives fees, it is called profession। मतलब जो पर्सन कुछ खास स्किल रखता है, उसके पास कुछ खास ऐसी स्किल है जो आम पब्लिक के पास, आम पर्सन के पास नहीं होती। या तो ऐसा कुछ नॉलेज है उसके पास, या उसने ऐसी कोई ट्रेनिंग पाई हुई है, या वो कोई ऐसा स्पेशल एजुकेशन लिया हुआ है, जैसे कि वकील, सीए, डॉक्टर, टैक्स कंसल्टेंट्स एट्सेट्रा। वो अपनी सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक मकान खरीदना है, तो उसमें पैसे जो लगाने हैं वो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है वो मुझे नहीं आता। उसके लिए मुझे वकील के पास जाना होगा, और वकील पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट दस्तावेज बनाकर मुझे देगा, और बदले में क्या करेगा? मुझसे फीस लेगा। तो ये हुआ प्रोफेशन। ऐसे ही डॉक्टर होता है। अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं कहीं से भी कोई भी टैबलेट लेके खा लूँगा, ओके, लेकिन सर दर्द अगर 1 या 2 या 3 टैबलेट से ठीक नहीं हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा, और कौन सी टैबलेट किस तरह से काम करेगी वो उसे पता है, वो देगा तो मुझे एक बार में ठीक हो जाएगा। तो ये उन लोगों की स्पेशल स्किल है। वैसा ही सीए, वैसा ही टैक्स कंसल्टेंट, ये जो सारे लोग होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग पाए हुए लोग होते हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके बदले में फ़ीस लेते हैं, तो उसे हम प्रोफेशन बोलेंगे। अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, ये जो सारे लोग होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है मेंबर्स का, उसमें उनको मेंबर बनना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, उसकी मेंबरशिप उसको लेनी ही पड़ेगी। वो उनसे अलग होकर काम नहीं कर सकेगा, उन्हें उन डॉक्टर्स का एसोसिएशन का लाइसेंस चाहिए। जैसे ऐसे ही वकील का होता है बार काउंसिल, तो उन लोगों को भी अपने मेंबरशिप लाइसेंस लेने होते हैं। आपको अगर याद होगा तो कुछ 2-3 साल पहले अक्षय कुमार की मूवी आई थी जोली LLB। उसमें वो केस लड़ते लड़ते कुछ ऐसा करता है कि जज उससे नाराज़ हो जाता है और उसका लाइसेंस रद्द कर देता है। रद्द करने के लिए बार काउंसिल को बोलता है, फिर बार काउंसिल की मीटिंग होती है और वो लाइसेंस कैंसिल करने से पहले 4 दिन की मोहलत देते हैं। तो वो जो बार काउंसिल है वो उनका मेंबर ऑफ एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स हुआ। He has to obey the establishment code of conduct of association. For example, chartered accountant has to have professional qualification of CA and has to become a member of Institute of Chartered Accountants of India. वैसे ही डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सबको अपने अपने एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ता है। प्रोफेशनल स्किल कैन बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ डॉक्टर accepts
to render services in a hospital in return of salary, it is called employment. मतलब अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल आदमी किसी के हाथ के नीचे काम करने को तैयार हो जाए तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, प्रोफेशन नहीं. फॉर एग्जांपल जो हमने दिया हुआ है कि कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है तो वो प्रोफेशन होगा, लेकिन किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, नौकरी करता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसको स्पेशल स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करना होता है और करता है. ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट फीस के रूप में पाता है. वैसे फीस का क्लास सबका अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल अगर 2 डॉक्टर शहर में होंगे, एक डॉक्टर छोटा होगा तो वो 50 रुपये चार्ज करेगा, एक बड़ा होगा तो वो 100 या 200 चार्ज करेगा, सेम ही ट्रीटमेंट के. तो ये जो क्लासेस होते हैं फीस के, वो डॉक्टर्स के हर प्रोफेशनल के अलग अलग होते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोफेशनल इज़ टू रेंडर सर्विसेज. मेन ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोफेशनल का क्या होता है? अपनी सर्विस बेचना और प्रोवाइड करना. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग. ये जो चीज़ है, प्रोफेशन है, वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता. एक वकील अगर अपना काम करता है तो वो जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो अपना लीगल काम है, वो अपने आप ही करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता. बिजनेस में क्या होता है कि अगर हमने 4 आदमी रखे हुए हैं तो उन आदमियों पे हम पे डिपेंड रहना होगा. अगर एक रेस्टोरेंट हम चलाते तो उसमें कुक के ऊपर, वेटर के ऊपर हमें डिपेंड रहना होगा. लेकिन प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. जो इनका एसोसिएशन होता है उसके कोड ऑफ कंडक्ट को ओबे करना, फॉलो करना सब के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, जो इनके मेंबर है वो. एंड लास्ट, मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन प्रोफेशन. पैसे कितने मिलेंगे ये कुछ फिक्स होता नहीं है. मतलब कोई वकील है तो हर महीने एक जैसे ही केस मिलेंगे, एक साथ एक जैसे हर महीने, हर साल उनकी इनकम अलग अलग रहती है. मतलब इस साल अगर उसको 20 केस मिले हैं तो अगले साल 40 भी मिल सकते हैं और 10 भी मिल सकते हैं. तो ये जो सारी अनसर्टिनिटी है वो सारे प्रोफेशन में है. डॉक्टर्स में ही है, लॉयर्स में भी हैं, सीए में भी है, सब में है. उसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब. अगर कोई आदमी किसी और की फैक्ट्री में या बिजनेस में नौकरी करता है तो ये उसकी जॉब कहलाती है. इट इज़ एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर ए फिक्स्ड सैलरी. यहाँ पर जॉब में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में, कि कोई भी आदमी कहीं पर भी काम करता है. जैसे आगे हमने प्रोफेशन में देखा कि अगर कोई डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल में एज ए काम करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, वो अपनी खुद की क्लिनिक चलाता है तो ही वो प्रोफेशनल कहलाएगा. तो इसी तरह से अगर कोई भी आदमी किसी के हाथ के नीचे किसी की फैक्ट्री में काम करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब होगा. उसके अवेज में, उसके बदले में उसको फिक्स सैलरी मिलेगी. हर महीने उसकी इनकम फिक्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर स्कूल के अंदर, कोई वर्कर फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसा जो सारी चीज़ें होती हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है. उनके कैरेक्टरिस्टिक देखें. फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क. एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें फिजिकल या मेंटल दोनों वर्क करने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा फॉर्म है लॉयर का जिसके अंदर उनके 2-3 ट्रेनी काम करते हैं एज एम्प्लॉयमेंट, तो उनको कुछ फिजिकल वर्क नहीं करना होता. ऐसे ही सीए का फॉर्म होता है, फाइनेंशियल बैंक का काम होता है. बैंक के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें कोई फिजिकल काम नहीं करना होता है, उन्हें मेंटल वर्क करना होता है, दिमाग लगाना होता है. लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? सैलरी. तो सैलरी एक फिक्स्ड इंटरवल में मिलती है. मतलब उनका
पेमेंट का जो टाइम रहता है वो फिक्स रहता है कुछ कुछ समय बाद, और मोस्टली इट इज़ मंथली बेसिस। सर्टन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। सैलरी कर के साथ साथ ऐसे लोगों को कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, पेंशन्स, ग्रेजुइटीज एट्सेट्रा। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जो एम्प्लॉय है उसने जो काम दिया है वो एम्प्लॉयर को करना पड़ता है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि जब वो वहाँ पर काम पे लगता है तो वो ऐसा करते हैं कि मैं ये काम आपको दूंगा, ये काम आपको दूंगा, और आपको इतना इतना काम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉयमेंट में वक्त तय रहता है, जैसे कि बैंक 10 से लेकर के 6 बजे तक का टाइम है, तो वो टाइम फिक्स्ड है, और उस 8 घंटे में जो भी काम उसको मिलता है वो करते हैं। कभी कभी काम नहीं होता तो फ्री भी बैठते हैं। कुछ जॉब ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें वक्त फिक्स नहीं रहता, काम फिक्स रहता है कि आपको आज इतना काम तो करना ही है, चाहे आप 1 घंटे में करो या 4 घंटे में, तो ऐसा होता है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एट्सेट्रा ऑल ऑफ द एम्प्लॉई आर प्री डिटरमाइंड। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है वो नौकरी में लगने से पहले, एम्प्लॉयमेंट पे लगने से पहले, जॉब लेने से पहले फिक्स्ड होती है। मतलब अगर किसी बैंक की एडवर्टाइजमेंट आप देखो कि उनको एक कैशियर चाहिए, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन वो पहले से ही लिख देंगे कि मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए, ताकि और कोई अप्लाई न करे। अकाउंट डिपार्टमेंट में उनको हेड चाहिए तो वो मिनिमम CA रिक्वायर रखेगा, तो कोई ज़्यादा ऐसे लोग जो उनके लायक ना हो वो अप्लाई ना करें, ताकि उनका काम कम हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो पहले से डिटरमाइंड होती है। उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, उनका वर्कलोड क्या होगा, वो कितने घंटे काम करने होंगे, सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें पहले से डिटरमाइन होती है। एम्प्लॉयमेंट इज़ ए डिपेंडेंट एक्टिविटी। ये जो सारी चीज़ें हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो डिपेंडेंट एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर 8 कर्मचारी काम करते हैं, कोई कैशियर है, कोई मैनेजर है, कोई अदर क्लार्क है, तो बैंक का मैनेजर या बैंक का जो मालिक है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर वो स्टाफ एक साथ छुट्टी रख दे तो बैंक नहीं चलेगी, सारा काम कोई अकेला मैनेजर या अकेला मालिक नहीं कर पाएगा। वैसा ही रेस्टोरेंट का है, अगर रेस्टोरेंट का मेन कुक है वो नौकरी में से चला जाए अचानक से, तो दूसरा कुक कहीं से भी उसको लाना ही होगा। मालिक जो होता है होटल का, वो कुक का काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें एक स्पेशल स्किल चाहिए। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। काम देने वाला और काम लेने वाला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूल का फॉलो करना होगा। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब जो काम करता है वो, और एम्प्लॉयर मतलब जो काम देता है वो। तो जो काम करता है किसी के अंडर में, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो को दूसरे के यहाँ पर काम करता है, तो उसका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ठीक से पढ़िए। ये जो सारी चीज़ें आज हमने समझी, उसको आप एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आप पूछ लीजिए।